नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त 4:50 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं गूंज और आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। संभल में जो कुछ भी हो रहा है आप सुन रहे होंगे, आपके पास छोटी छोटी क्लिप्स आ रही होंगी, 2 धड़े होंगे, दोनों धड़े अपने अपने हिसाब की क्लिप्स पहुंचा रहे होंगे, लेकिन हुआ क्या है और जो नहीं होना चाहिए था वो क्यों हुआ है, आज इस पर गूंज होनी जरूरी है। सारे के सारे तथ्य आपके सामने रख रही हूं। आपसे कुछ मिनट तक सारी की सारी चीजें आप एकदम अलहदा रख दीजिए और इन चीजों को समझिए। अच्छा, अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से एक बार उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर लेते हैं और फिर इन तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगी। विष्णु शंकर जैन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां सर्वे जब हो रहा था वो खुद वहां पर मौजूद थे। विष्णु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था? क्या वहां पर सर्वे को लेकर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई जिसके तहत वहां लोगों में गुस्सा भड़का और पथराव शुरू हो गया? महत्वपूर्ण है ये जानना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूबिका जी, 19 नवंबर 2024 को करीब 2:30 से पौने 3 बजे माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि वहां पे सर्वे किया जाए। एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया और कहा गया पहले ये कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने चार्ज लिया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया कि हमें यहाँ पे सर्वे करना है। 19 तारीख को जब सर्वे होना था तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फॉर्म कर दिया था मस्जिद कमेटी के, जिनके वकील मौजूद थे, 3 वकील मौजूद थे मस्जिद कमेटी की तरफ से, और उनके जो 5 लोग थे उनको वहां पे रहने की बात थी। टोटल 8 लोग, और सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, राज्य सरकार के वकील, हमारे 2 प्लेंटिफ्स के 2 वकील, मैं और एक हमारे लोकल काउंसिल, इन लोगों को वहां पे सर्वे में जाने की बात थी, पार्टिसिपेट करने की बात थी। जब 19 नवंबर को सर्वे हुआ, सवाल ये पूछना चाहिए कि ये सांसद विधायक वहां पे कैसे घुस गए? कोर्ट के ऑर्डर की डिफेंस में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ऑर्डर की डिफेंस में कैसे 500 से 600 लोग वहां पे मस्जिद के अंदर घुस गए? और मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये एडवोकेट कमिश्नर महोदय का नोटिस है जो उन्होंने 23 तारीख को दिया है। उसमें कारण लिखे हैं कि 19 तारीख को सर्वे क्यों नहीं हो पाया। जरा इसको सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उक्त तिथि को उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई। उक्त परिसर में सर्वे के दौरान काफी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया कि नमाज होनी है और भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। कोट अनकोट एडवोकेट कमिश्नर की ये नोटिस है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 19 तारीख को जब सर्वे नहीं हो पाया तो 23 तारीख को एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने बाकायदा 6:30 बजे जो मस्जिद कमेटी के वकील है उनको नोटिस रिसीव कराई। उन्होंने नोटिस रिसीव की और उनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि 24 तारीख को सुबह 7 से 11 के बीच में सर्वे होना है। अगर आपको विरोध था, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते थे और मेंशन कर सकते थे और कह सकते थे कि भाई रोक दीजिए, सर्वे हमें नहीं करना है। आपने उस नोटिस को रिसीव किया बिना कोई प्रोटेस्ट के और आपने सर्वे में भाग लिया। रूबिका जी, एक सच और बताना चाहता हूं। सुबह 6:30 बजे हम लोग को हिदायत दी गई कि आप लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच जाइएगा। मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, राज्य सरकार के वकील और जो मस्जिद कमेटी के वकील है जफर अली साहब, ये सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए। जफर अली साहब थोड़ा लेट है, 7:30 बजे, और वहां पे जब सर्वे की कार्रवाई, हम सारे लोग साथ गए। मैं, जफर अली, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी संभल, साथ ही साथ जो वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार के वकील ने, सारे लोग सर्वे करने के लिए साथ में गए सुबह 7:30 बजे। 8:30 बजे के करीब से वहां पे बवाल शुरू हो गया, दंगा शुरू हो गया। चारों तरफ से 25 से 30 हजार लोग या उससे भी ज्यादा होंगे, चारों गलियों को उन्होंने घेर लिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे। पत्थरबाजी, आगजनी, जो वहां पे गाड़ियां थी हमारे सामने वहां पे जलाई जा रही थी। पुलिस प्रशासन ने बहुत बार अनाउंसमेंट किया कि आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, चले जाइए। यहाँ पे धारा 144। विष्णु जी, क्या मस्जिद के अंदर से भी अनाउंस किया जा रहा था कि देखिए हमारी देखरेख में सर्वे हो रहा है, सब ठीक है, आप यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें? यस, जो जफर अली हैं, जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, उन्होंने कितनी बार अनाउंसमेंट किया कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सर्वे आराम से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, आप लोग के सारे इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा रहा है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। एसडीएम संभल खुद वहां पे मौके पे मौजूद थी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मौजूद था, उनके सामने वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही थी। पर उसके बीच में वहां पे बराबर इतनी पत्थरबाजी, और जो हम लोग ऊपर खड़े थे वहां पे भी पत्थर फेंके जा रहे थे, इतनी पत्थरबाजी और आगजनी करना शुरू कर दिया गया
कि हालात बेकाबू हो गए, ये तो समझ में आ रहा है। विष्णु जी, एक और चीज ये भी खबर आई कि मस्जिद से एकाएक बहुत पानी बहने लगा, तो वहां पर यह अफवाह फैला दी गई कि देखो वो जो हौज है वहां से पानी खाली कर रहे हैं, अब इसकी खुदाई शुरू हो जाएगी, और फिर हंगामा शुरू हुआ। देखिए, पहली बात तो ये अफवाह किसने फैलाई? जो हमारे जितने फोन्स थे, हाँ। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन परिसर में जाने से अंदर ही परिसर में जाने से पहले ही ले चुका था। अच्छा, आप लोगों में से किसी के पास भी फोन नहीं था? नो, नॉट एट ऑल, किसी के पास फोन नहीं था। सारे फोन एसपी संभल के जो पीआरओ है इनको जमा करा दिया गया था। अच्छा। अब मस्जिद कमेटी के लोगों के पास अगर फोन हो तो नहीं हो, ये मुझे पता नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, जो वजू टैंक वहां पे था उसका पानी जब कम कराया गया तो वहां पे किसने अफवाह फैलाई कि यहाँ पे खुदाई हो रही है? और खुदाई का तो आदेश ही नहीं था। आदेश तो सिर्फ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का था। खुदाई अगर होगी तो खुदाई का कोई उपकरण ले जाएगा, और खुदाई करने का काम तो एडवोकेट कमिश्नर का था ही नहीं, ना आदेश था कोर्ट का। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मौजूद था, मस्जिद कमेटी के लोग वहां पे मौजूद थे, 9 लोग थे, 3 लॉयर्स थे, 5 लोग वहां के, उससे भी 5 या 6 लोग मस्जिद कमेटी की तरफ से थे। बराबर जहां जहां हम लोग जा रहे थे, हर एक स्पॉट पे वो साथ में जा रहे थे। तो ये अफवाह फैला कौन रहा है? ये किसने कहते हैं वहां पे खुदाई हो रही? और विष्णु जी, अब एक महत्वपूर्ण बात, आप ये कह रहे हैं कि सब, चाहे उस पक्ष के लोग हों कि इस पक्ष के लोग हों, सब साथ में थे, बकायदा नोटिस जो है वो इंतजामिया कमेटी की तरफ से रिसीव कर दिया गया था, यानी सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। आपने 2 चीजें कही, एक तो सांसद और एमएलए वहां से एंटर हुआ तो हुआ कैसे, फोन हमारे पास नहीं था तो अफवाह बाहर फैलाई तो फैलाई कैसे? क्या आपको ऐसी कोई आशंका है कि इसके लिए तैयारी पूरी कर दी गई थी कि एक बार तो आगे चलो, मंगलवार को सर्वे कर गए, कोई बात नहीं, अब जरा आके दिखाए, हम बताएंगे? बिल्कुल, जो आपने बात बोली यही बात है। और मंगल को भी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां निकले हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से निकले हैं। भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, भारी मात्रा में नारेबाजी की जा रही थी और धमकाया जा रहा था हम लोग को कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो भीड़ को काबू नहीं कर पाएंगे। यही बात एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने अपने नोटिस में लिखी है। और आप झूठ देखिए रूबिका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा वो वीडियो प्ले करिए, और बराबर क्या बताया जा रहा है कि जब मैं जा रहा हूं मस्जिद कमेटी में तब नारे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के, जबकि वो वहां से निकलने का वीडियो है। ये अखिलेश यादव साहब और ओवैसी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों लोगों को भड़का रहे, गुमराह कर रहे हैं? अच्छा, तो आप झूठी बातें कर रहे हैं, तो ये बातें कर रहे हैं। तो ये बात आप कह रहे हैं कि सरासर गलत है कि आप लोग जब जा रहे थे तब ये इस भाव से जा रहे थे कि जय श्री राम, देखो अब जो है हम यहाँ आएंगे और हमारा डंका बजेगा। आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, बहुत शांति से गए थे आप लोग? मैं रूबिका जी जफर अली साहब के साथ, जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कप्तान, एसडीएम संभल, सीओ संभल और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गया हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, राज्य सरकार के वकील साथ कोतवाली पुलिस स्टेशन से, बिटवीन अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, तो नारे लगाने की तो बात ही नहीं आती है। जब 11 बजे ये सर्वे हो गया, ये पूरी आगजनी, ये पूरा बलबा हो गया, तो एक गली थी जहां से सेफ पैसेज मिल रहा था, तो उस गली से मुझे एसएचओ कोतवाली ने कहा कि सर आप यहां से निकलिए क्योंकि यही सेफ एरिया है। हाँ। जब मैं वहां से निकल रहा था तो लोगों ने मुझे देख के नारे लगाए। एक शब्द भी मेरा, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है। और उस वीडियो को झूठा पेश किया गया कि ये मस्जिद में जाने का वीडियो है। और यही बात बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं, यही बात अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। उनसे पूछिए कि किस तरह से आप ये झूठ फैला रहे हैं। तो मतलब दो चीजें तो क्लियर हो गई है यहाँ पे, एक तो अफवाह फैली और दूसरा आपको लेकर जो ये वीडियो चल रहा है आप उसे सरासर झूठ बता रहे हैं। अब बैरिस्टर साहब ही की बात कर लेती हूँ, वो बार बार एक वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो स्थिति है वो स्थिति रहनी चाहिए, लेकिन आप और आप सरीखे दूसरे लोग जो हैं स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आपका क्या जवाब होगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यहाँ पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एक्ट में ही लिखा हुआ है, एक्ट में ही लिखा हुआ है सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में कि एक्ट वहां लागू नहीं होगा जहां पे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। दूसरी बात, हम भी यही बात कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो वैसे ही रहे। आपने एएसआई के मॉन्यूमेंट में कब्जा कैसे कर लिया रूबिका जी? ये सवाल पूछिए जरा इनसे। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है और ये भी लिखा है कि अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो 5000 रुपए फाइन होगा। कैसे ऐसा हुआ? कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई कि एएसआई के जितने अधिकारी हैं वहां से छोड़ के चले गए? क्या स्थिति उत्पन्न की गई कि एएसआई को अपने मॉन्यूमेंट पे अपना कब्जा छोड़ना पड़ा? आज तो ये बात साबित हो गई है कि वहां पे एएसआई इस समय कब्जे में नहीं है। हाँ। एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है और एएसआई आज का नोटिफाइड नहीं है, 1920 का। तब तो कोई भी नहीं था। 1920 की एएसआई ने सीरियल नंबर 250 पे से नोटिफाई किया है संभल को। और आपने एएसआई मॉन्यूमेंट में कब्जा कैसे कर लिया? बोर्ड लगा हुआ है आपका और आपने कब्जा कर लिया।
और आप कह रहे हो कि स्थिति वही रहनी, आप कह रहे हो स्थिति वही रहनी चाहिए। आप क्या, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हाँ। आप ताजमहल के ऊपर कब्जा कर लो और उसके बाद कहो कि ऐसा ही अंदर नहीं आ सकती है और स्थिति जो है वैसी रहे। कितनी आपने वहां पे साइट को कॉम्प्रोमाइज किया है, कितनी एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए और आगे की जाएंगी। और एएसआई एक्ट 1958 का क्या, उसके सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि धार्मिक चरित्र वही रहेगा। इसीलिए तो बहुत जरूरी हो जाता है ना कि दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से समझा जाए। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सवाल पूछे तो उसका उत्तर जो है वो भी आए और इस फैक्ट के साथ आए कि बताइए इस बिंदु का क्या आंसर है। विष्णु जी, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्वे कहाँ, उसका स्टेटस क्या है? देखिए, एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने इस सारे बलबे के बीच में अपना सर्वे किया है। हाँ। भारी मात्रा में टीयर गैस, ये सारी चीजें चलाई जा रही थी जो हम लोगों को भी इम्पैक्ट कर रही थी। हाँ। पूरे एटमॉस्फेयर में ही टीयर गैस थी क्योंकि इतनी ज्यादा क्राउड जमा हो गई थी। हाँ। उन सारे के बीच में सर्वे किया गया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई है। केस की अगली तारीख 29 नवंबर को है जिसमें एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट देंगे। ये सिंपल सी एक कार्रवाई थी, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, जिसको सिर्फ झूठ और पूरा एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला के इसको हिंसा में तब्दील करने की कोशिश की गई। और कोशिश इसलिए थी रूबिका जी, हाँ। कि जो वहां पे एविडेंस और साइट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो सच सामने ना आ सके। मंदिर है, मस्जिद है, उसकी बात की बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये कोर्ट का प्रोसेस था। अगर आपको कोर्ट के ऑर्डर में यकीन नहीं था, आप चीफ जस्टिस साहब क्या मेंशन कर देते? बस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। विष्णु जी, बिंदु यही है कि मस्जिद है कि मंदिर है, ये तो किसी ना आप डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करूंगी, ना वहां मौजूद लोग डिसाइड करेंगे, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन कोर्ट ने अगर कोई आदेश दे दिया तो उस आदेश में खलल कौन डाल रहा था? क्या वो देश की शांति का सबसे बड़ा विलन है कि नहीं है? शुक्रिया विष्णु शंकर जी। हाँ, 20 सेकंड में बात खत्म कर लीजिए आप। एक बात और बताना चाहता हूं, जिस दिन कोर्ट का आदेश हुआ था, मस्जिद कमेटी के वकील सिविल कोर्ट में मौजूद थे। 3 बजे ही उनको आदेश के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। इसके लिए भी झूठ फैलाया गया कि ऐसा कैसे हो गया कि कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, एक ही दिन सुनवाई हो गई। जो लोग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं पूरी यूपी में, वो जानते होंगे कि सिविल कोर्ट में जब याचिका डाली जाती है तो वो उसी दिन जज साहब के सामने पेश होती है। अलग से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह कॉजेस नहीं निकलती है जिसमें एक हफ्ते बाद की सुनवाई मिलती है। और मस्जिद कमेटी के वकील वहां मौजूद थे, उनको पता चल गया ये ऑर्डर हुआ है और 6 साढ़े 6 बजे सर्वे होना है। उनको बाकायदा कॉपी रिसीव कराई गई है। आपको आपत्ति थी, आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके मेंशन करते, पर कम से कम झूठ तो ना बोल दिए। ठीक है, अब चूंकि आपने इसका जिक्र किया, मुझे ये सवाल याद आ गया। ये कहा जा रहा है कि ऐसी भी क्या जल्दी थी कि आपने बात डाला और फौरन उसी दिन सर्वे के जो हैं ऑर्डर आ जाते? ये कैसे संभव? मैं इसको जवाब दे देता हूँ। पहली बात, ये लोग जो आपको बता रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि कानून क्या कहता है। जरा कानूनी पहलू तो समझ लीजिए कि क्या ऐसा होता है कि सर्वे से पहले हर एक पक्ष को सुनवाई और नोटिस देने की जरूरत होती है? क्या लॉ का मैंडेट है? जरा इसको तो समझ लीजिए ठंडे दिमाग से। लॉ का मैंडेट यह है कि जब कोई सिविल सूट फाइल किया जाता है, जब कोर्ट नोटिस जारी करती है, तब आपको कॉपी रिसीव कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, लॉ का मैंडेट यह है कि एडवोकेट कमिश्नर जो है, ये कोर्ट अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नियुक्त करती है सर्वे के लिए। इसमें किसी को सुनने की, एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट। बस ये बताइए, क्या दोनों को सुना था कोर्ट ने? नहीं, दोनों को सुनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको तब सुना जाएगा ना जब उनको नोटिस जाएगी। हाँ। तो जब कोर्ट ने वहां पे एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया, लॉ की जो रिक्वायरमेंट है, लॉ का जो मैंडेट है वो ये है कि जब एडवोकेट कमिश्नर साइट पे जाएंगे सर्वे करने, तब जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनको साथ में लेके जाएंगे, तब वो अकेले सर्वे नहीं करेंगे। गलत तब होता, और मैं आपके चैनल पे मानता कि अगर एडवोकेट कमिश्नर और हम लोग अकेले चले जाते और वहां से अदर साइड का कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट नहीं रहता, तब गलत होता। मैंडेट लॉ का यही है, मंशा यही है कि जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एसआईटी बनाई, तो लॉ का रिक्वायरमेंट ये है कि जब एसआईटी बनेगी तो जो दोनों अफेक्टेड पार्टी है वो साइड पे जाएंगे। तो ये कोर्ट का सेटिस्फैक्शन है कि कोर्ट जानना चाहती है कि मौका क्या बोल रहा है, स्पॉट क्या बोल रहा है। इसके लिए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया। एडवोकेट कमिश्नर और दूसरे पक्ष के वकील ये मौजूद थे पूरा टाइम जब सर्वे हो रहा था? पार्ट ए पार्ट बी दोनों टाइम? यस, ओके, उससे ज्यादा लोग मौजूद थे पहले पार्ट 1 में। तो ठीक है विष्णु जी, जो कुछ सवाल मन में थे उन सारे सवालों का जवाब अभी मिला है। अब इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि वो वहां मौजूद थे, क्या क्या हुआ, कोर्ट प्रोसीडिंग क्या क्या थी, कोर्ट ने आदेश क्या दिए। तथ्य अब आपको समझ में आ गए हैं, मैं उसे सामने रखूं उससे बेहतर है कि अब इस पर बहस हो जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गूंज।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हर्षवर्धन जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। मुफ्ती मंसूर ज़ियाई साहब मुख्य मुफ्ती हैं AIIF के, और नाजिया इलाही खान पहली मर्तबा मेरे साथ डिबेट में शामिल हो रही है, वकील हैं पेशे से। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक और मेहमान सतीश केसिंग साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आप ही की पार्टी के 2 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, ये कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे, और विष्णु शंकर जैन को आपने सुना कि उन दोनों का वहां पर क्या काम था जहां पर सर्वे हो रहा था। आप ये बताइए, आपने अभी विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 सवालों का जवाब आपके भी समझ में नहीं आया होगा। जब आपने पूछा क्या दूसरा पक्ष में मौजूद था, जवाब उन्होंने जो दिया उससे आपको भी नहीं समझ में आया होगा। नहीं, आज समझ में। सुनिए, उन्होंने कहा ASI अधिकारी को भगा दिया गया। भैया कितने साल से गवर्नमेंट यहाँ पे है, किसने भगा दिया, कब भगा दिया, बताइए ना। खाली आए बाएं साएं बोलने से चलेगा कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए सवाल है, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ बोला है, प्रेस में बोला है, पढ़ के बोला है बाकायदा, कि 19 तारीख को, जबकि ये बात कर रहे हैं 19 तारीख को जजमेंट दिया, सर्वे हुआ, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, और DM साहब ने बोला कि 2.5 घंटे बाद कि सर्वे कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ये वहां जाते हैं 22 तारीख को, फ्राइडे के दिन वहां पे जुम्मे की नमाज में सब नमाज पढ़ते हैं लोग, वहां पे कोई प्रकार की कोई बात नहीं होती है। फिर 24 तारीख को सुबह आते हैं 6 साढ़े 6 बजे, फिर वो अपना सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद अगर उनकी बात मान ली जाए, जैसे विष्णु शंकर जैन के हम जाते टाइम नारे लगाते हुए जा रहे हैं, अच्छा तब निकलते तो भी नारे लगा, क्यों लगाओगे नारे भाई? अगर आप कर रहे हो तो नारे लगाने की क्या जरूरत है? आपको संविधान और संस्कृति तो हिंदुस्तान की मालूम है। नारे चाहे जाते टाइम हो आते टाइम हो, आपको पता है जब वहां पे भीड़ इकट्ठी है, वहां भीड़ इकट्ठी थी। जब भीड़ इकट्ठी थी तो CO साहब ने उनके साथ बोला क्यों इकट्ठे हो, जिस तरह की बात पुलिस की होती है बाताबाती में। फिर वहां पत्थर कुछ लोगों ने चलाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग सरकार क्या कर रही थी? ऐसा लग रहा है कि संभल की आधी आबादी वहां पर इकट्ठा हो गई है। अनुराग जी, विष्णु शंकर जैन पर आपने बोल दिया, ASI अधिकारियों पर बोल दिया, जज साहब के फैसले पर आपने बोल दिया, आदेश पर बोल दिया। अब मैं चाहती हूं कि ये नकाबपोश पत्थरबाज जो वहां पर पहुंचे थे, मैं यहाँ पर उकसाई भीड़ नहीं बोलूंगी, ये नकाबपोश पत्थरबाज जो पहुंच रहे थे ये कौन है, मुझे ये बताइए, और इनका क्या काम है? आपको नारों से ऐतराज हो रहा है, पत्थरबाजी से ऐतराज क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मेरी बात, मुझे ऐतराज है, हर चीज पे ऐतराज है। कहाँ ऐतराज? तो सरकार पे है। सुन तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोलने तो दीजिए। मुझे तो सरकार ऐतराज पे है। अगर 24 तारीख को सुबह 6 बजे सर्वे होना है तो आपकी LIV डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए, लोग कैसे आ गए, तभी तो बच पाए। वरना आपको लगता है विष्णु शंकर जैन से अभी मैं बात कर पा रही हूं? अरे हो गया, हर्षवर्धन जी आपको, अरे बोलने देने पर आप तो बोलिए ना, बेतुकी बातें मत कीजिए ना अनुराग जी। मेरी बात तो होने दीजिए ना। आप बीच में टोकेंगे तो बात नहीं जा पाएगी। उठा दीजिए मुझे। अगर आप 6 मिनट से बोल रहे हैं आप लगातार, 6 मिनट से। नहीं, आप बोलने नहीं दे रही है, आप टोक रही हैं। बोलने कहाँ दे रही है? मैंने कहा कि मैं सवाल पे, क्योंकि सवाल मुझसे पूछा गया है। शुरुआत के 2 मिनट किसी ने नहीं टोका है। नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं। अनुराग जी, मैं यहाँ पर आपका भाषण थोड़ी सुनने आई हूँ। डायलॉग सुनने नहीं आए हैं, एजेंडा सुनने नहीं आए हैं। क्या एजेंडा है यहाँ पर? क्या आप ये कह दीजिए कि पत्थरबाजों के लिए कुछ कहने में आपको तकलीफ हो रही है? पत्थरबाजों के बारे में बोलेंगे तो आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। सीधा बोलिए, मुझे, मैं सुन लूंगी, कोई बात नहीं। सीधा बोलिए, मैं सुन लूंगी। ये बताइए ना कि पत्थरबाज वहां कैसे पहुंचे इतनी भीड़ में, तादाद में? इसका जवाब दीजिए, मैं सुनूंगी, शांति से सुनूंगी। हाँ दीजिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। दीजिए मुझे 40 सेकंड दीजिए। देखिए, क्या जिम्मेदारी यहाँ पे सरकार और प्रशासन की नहीं होती है? जब 6 बजे वहां सर्वे करने जाना है तो आपके LIV डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? कैसे पत्थर में, आपकी बात मान लूं तो नकाबपोश पत्थर वाले कैसे आ गए, कैसे भीड़ इकट्ठी हो गई, कैसे आपने इकट्ठे होने दिया? कौन था जिसके पीछे? क्या आपने चाल चली जो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई? अरे आप वोट डालने टाइम तो भीड़ नहीं इकट्ठी हो पा रही थी। जब वोट डाला जा रहा था, जहां हजारों हजार लोग वोट डालने वाले थे, वहां तो भीड़ नहीं इकट्ठी आई, वहां तो बैरिकेड लग गया था। यहाँ नहीं लगा पा रहे थे आप, यहाँ बैरिकेड से रोक नहीं पा रहे थे भीड़। तो कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैंने वोट डालते टाइम आप
की सारी चौकसी थी, लेकिन यहाँ पे सर्वे होने वाला है तो वहाँ कोई ओके, चौकसी नहीं होगी। 40 सेकंड इसके से मतलब ऊपर बोल लिया सरकार आपने अपनी अनुराग जिम्मेदारी से भदौरिया। नहीं भाग वोट सकती। डालते टाइम भी हमने पत्थरबाजी देखी थी, मत भूलिया, ठीक है? हमने वोट डालते टाइम भी वो पत्थरबाजी देखी थी, बैरिकेड्स लगा लेने के बाद भी पत्थरबाजी देखी थी, और सारी की सारी जिम्मेदारी आप जो है पुलिस पर डाल दीजिए, LIU पर डाल दीजिए, इंटेलिजेंस पर डाल दीजिए, लेकिन आप में इतनी हिम्मत, इतनी गैरत नहीं है कि जो लोग वहां शांति भंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक लफ्ज बोल पाए। 6 मिनट से ऊपर हो गया है, अनुराग भदौरिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिन्होंने पत्थरबाजी की उनके खिलाफ कुछ बोल पाए। नाकाम हो रही है मनीष शुक्ला जी, आपकी पुलिस नाकाम, आपकी इंटेलिजेंस नाकाम, अगर कोई सही तौर पर कामयाब हो पाया है तो वो है नकाबपोश पत्थरबाज। जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी, संभल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 4 लड़के मारे गए। आपको ध्यान में होगा 19 तारीख का सर्वे जिसको ये कह रहे शांतिपूर्वक हो गया, उसको विष्णु जैन ने बताया कि निकलते निकलते 500-600 लोग की भीड़ हो गई थी, अंधेरा हो गया था, नारेबाजी हो रही थी और लोग उनको धमकी दे रहे थे कि चले जाइए नहीं तो ठीक नहीं होगा। 20 तारीख को पोलिंग हुई। पोलिंग के बाद जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क जो शफीकुर रहमान बर्क के बेटे हैं, वहां से सांसद है, उनका बयान सबको याद होगा कि मस्जिद पे खड़े होकर कह रहे थे कि मस्जिद थी, है और रहेगी, इस तरह की बातें करके भड़का रहे थे। उसके बाद उनका एक नेता, समाजवादी पार्टी का नेता फिरोज खान, जिसने मांग की कि मस्जिद के आसपास केवल मुस्लिम पुलिस वाले हों। तो देखिए, ये लगातार समाजवादी पार्टी प्रदेश का अमन चैन खराब करना चाहती थी, और 23 को जब रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में कुंदुरकी तक हार गए ये लोग, तो उस हताशा निराशा में इस तरह की व्यूह इन लोगों ने की और वहां बड़ी संख्या में नियोजित मनीष शुक्ला जी, अब मैंने भी आपको बोलने का पूरा मौका दे दिया। पहले मुझे ये बताइए, आपने कहा 4 लड़के मारे गए, आरोप विपक्ष आप पर ये लगा रहा है कि पुलिस ने 4 लोगों की हत्या कर दी। नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों ने विषाक्त किया, जैसे आज रामगोपाल यादव ने कहा कि न्यायालय अगर इस तरह के आदेश देंगे तो पत्थर चलेंगे, इससे ज्यादा खराब बयान और हो सकता है क्या? राज्यसभा के सांसद है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। रामगोपाल यादव अपने लड़के ऑल राइट सर, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। आप भड़का रहे हैं लोगों पर, वो आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। आपके सांसद, आपके MLA। रुका जी, 40 सेकंड हमको दे दीजिए। ऑल राइट, अनुराग भदौरिया रुकिए 40 सेकंड, फिर उसके बाद आती हूँ आपके पास। देखिए, रामगोपाल यादव जी अपने लड़के को लोकसभा में भेज दे रहे हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी अपने लड़के को मुख्यमंत्री बना दिए, शिवपाल ने अपने लड़के को सांसद बना दिया, और ये मुसलमानों को, लड़कों को पत्थर पकड़ा दे रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, उनके घर वालों को क्या होगा? तो देखिए, ये मेरा तो मुसलमानों से भी अपील है कि समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र समझ लीजिए। आपके हाथ में पत्थर पकड़ाएंगे और अपने बच्चों को विधायक और सांसद बना रहे हैं। देखिए, पूरी साजिश थी। हाँ। और उस साजिश अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी पर यह बड़ा आरोप लग रहा है, किसी और पर नहीं, आपके पार्टी के सांसद पर, आपके पार्टी के MLA पर, जो वहां खड़े होके भाषणबाजी कर रहे हैं, मस्जिद थी, है और रहेगी। अरे कोर्ट में ना मामला। देखिए, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे कि 4 लोगों को किसने मारा। क्या ये कह सकते हैं 4 बच्चों की मौत कैसे हुई? आपसी झगड़े में मारे गए। कह पा रहे हो डंके की चोट पे? आपसी झगड़े में मारे गए हैं। हिंदुस्तानी बच्चे थे, हमारे यहाँ के बच्चे थे, लेकिन जो पत्थर पकड़ा रहे हो भदौरिया, मुसलमान के लड़कों को शहीद करा दे रहे हो, उनको मार डाल रहे हो, बड़ी तकलीफ होती है। बच्चे चाहे हमारे हिंदुस्तानी बच्चे हैं, आज हमारे आपके बीच में नहीं है। एक माँ का बच्चा जब जाता है तो परिवार से परिवार खत्म हो जाता है, और आप गुमराह कर रहे हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। आज माँ के आंसू आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तभी आपको अपने MLA और सांसद को शट अप कर देना चाहिए था जब वो वहां पर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। कोर्ट का आदेश है ना अनुराग भदौरिया जी, कोर्ट का आदेश है ना, कोर्ट का आदेश है। किसी हीरो का डायलॉग नहीं है कि आपको पसंद आएगा मानेंगे, नहीं पसंद आएगा नहीं मानेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। कोर्ट का आदेश था कि वहां पर सर्वे होगा। सर्वे कौन मौजूद नहीं था? सांसद मौजूद था वहां पे जब ये जिस तरह का बवाल हुआ, सांसद था मौजूद। अरे मैं कह रही हूँ, कह रहा मैं मौजूद नहीं हूँ। ओके, हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, सांसद मौजूद था क्या? संभल की वीडियो। हाँ सुनिए। संभल की जामा मस्जिद इतना संवेदनशील मुद्दा है और सांसद महोदय उस वक्त मौजूद ही नहीं थे।
इतना तक उनको फिक्र नहीं थी कि मुसलमानों की मस्जिद पर अगर उनके मुताबिक देखा जाए तो खतरा था, और वहां मौजूद भी नहीं थे। वहां सिर्फ उकसाकर दूसरों को भेज दिया कि जाओ तुम्हारे घर के बच्चे वहां जाएं, लड़े मरे। थोड़ा तो कम से कम प्रतिनिधि को तो वहां होना ही चाहिए था। ये तो आप अपनी पोल खोल रहे हैं अनुराग जी। अच्छा, प्रतिनिधि होता तो कहते क्यों नहीं होना चाहिए था? अगर सांसद वहां पर होता तो क्या डीएम, एसपी, सीओ वो इस तरह की हरकत कर पाते जो आप आरोप लगा रहे हैं? क्या बनाना चाहते हैं? आप तो आरोप लगा रहे हैं ना कि मस्जिद के खिलाफ सब कुछ किया गया। अनुराग भदौरिया सुनिए ना, यहाँ शब्दों की पत्थरबाजी मत कीजिए। आप इत्मीनान से 4 बच्चे खोए हैं, 4 बच्चे खोए हैं सर, 4 बच्चे। इत्मीनान से आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। मेरे 3 और मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। बहुत मजाक हो गया सर, बहुत हो गया। अब रुक जाइए। 3 और मेहमान हैं, पहले बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आपको काउंटर का मौका तो मैं दे रही हूँ। आधे से ज्यादा टाइम आप ही ने अपनी बात रखी है। चीखिए मत, अब सुन लीजिए ना। आपने अपनी बात रखी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। मैं अब आपको आगे नहीं, फिर समय नहीं दे पाऊंगी, समझिए आप। 4 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ शाब्दिक पत्थरबाजी कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए, और उसके बाद 3 और मेहमान। रूबिका जी, मेरा ये मानना है कि जो संभल में हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन परिवारों का घाव अब कभी किसी तरह से नहीं भरा जा सकता। ये नेता लोग कुछ भी बोले, और दुर्भाग्य से अखिलेश यादव हो, राम गोपाल जी हो, शिवपाल जी हो और जियाउर रहमान बर्क हो, ये सारे लोग और उसको उकसाने की बात कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने कोई भी आदेश दिया, और मैं लगातार देख रहा था, अभी मैंने विष्णु शंकर जैन जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि जो जफर, मेरे ख्याल से उनका नाम है, जो मस्जिद कमेटी के चेयरमैन है, वो भी वहां मौजूद थे। हाँ। ये कौन लोग थे जो 3 तरफ से पुलिस को घेर रहे हैं? और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, आप अपनी ही मस्जिद पर पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं? होना तो यह चाहिए था कि ऐसा कोई भी संवेदनशील मसला है तो वहां के सांसद विधायक को खुद ही वहां उपस्थित रहना चाहिए था। वो होते तो इस तरह की स्थिति वैसे भी ना होती। और किसी भी कानूनी काम में पत्थर का क्या काम, ये सवाल तो बार बार पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से पत्थरबाजी होगी और किसी दूसरे की तरफ वो डाइवर्ट होगा, किसी की भी जान जा सकती थी। 30 से 40 पुलिस वाले घायल हुए। नहीं, मैं बता दूं, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आप तो मुख्य मुफ्ती हैं भाई, मुझे ये बताइए कि जब मस्जिद से इंतजामिया कमेटी के मेंबर्स वहां पर ये कह रहे हैं कि सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, आप बेफिक्र रहिए, अपने अपने घरों को लौट जाइए। जुमा के दिन तो इतनी सफ नहीं दिखती है, लेकिन जहां बखेड़ा खड़ा होना होगा वहां हम सब के सब दौड़ कर चले जाएंगे। अरे क्यों भाई, ये पत्थर कहां से आए? मुफ्ती साहब, आपने वो तस्वीरें देखी, मैं देख रही हूं, मैं होश फाख्ता हो रहे हैं। मतलब एक मकान बन जाए, इतने पत्थर एक ही जगह पर कैसे आ सकते हैं? बहुत ही शर्मनाक है। और रूबिका जी, मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूं, मैं संभल के लोगों से अपील करूंगा कि अमन व अमान बनाए रखना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है, और किसी भी नेताओं के भड़काओं में आकर के अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर ना खराब करें, और वहाँ के हालात को संभालने में अपना योगदान दें। पुलिस को, प्रशासन को अपना सपोर्ट दें, ताकि वहाँ के माहौल को सही किया जा सके। लेकिन बात जहाँ तक रही, और संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ उन 4 बच्चों के लिए जो यहाँ पर मारे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर जुडिशियल इंक्वायरी होगी और उनका सही सामने रुख आ जाएगा कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने बच्चों को कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ जिन लोगों ने पत्थर फेंका है, और पत्थर फेंकने में और पत्थर जमा करने में जिन लोगों ने जिसकी मदद की है उन बच्चों की, या जिन लोगों ने भी करवाया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की भी मांग करता हूं। ये पूरे मुसलमान आबादियों को और मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिशें रची जा रही हैं इन पार्टियों के द्वारा, मुसलमानों के कंधों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वहां का माहौल बेहतरीन से बेहतरीन होगा, ताकि मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा हो और लोगों को अच्छा पैगाम जाए। और पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की हरकतें हुई हैं उस पर भी पाबंदियां होनी चाहिए और अंकुश लगाया जाना चाहिए। तरफ से क्या मैसेज जाएगा, आप मुझे बताइए। मतलब आप एक समझदार मुफ्ती मुझे दिखाई दे रहे हैं। सुनिए मुफ्ती साहब, मैं वो जो तस्वीरें देख रही हूँ, रैंडम तरीके से ना वो तस्वीरें हम एक दूसरे को अगर शेयर करें, उसमें नकाबपोश जवान बच्चे नजर आ रहे हैं, हाथों में पत्थर है। हाँ, वहां पर जब कोर्ट की तरफ से, मैं तो कह रही हूँ सरकार भी, चलिए बायस मान लेते हैं एक बार के लिए हम लोग, है ना, कि ये सरकार है तो इसका काम करेगी, ये सरकार है तो इसका काम करेगी। ये तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है ना, और आपकी इतनी हैसियत और इतनी आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कोर्ट के आदेश को, उसका आदेश का पालन ना कर सके। ये लोग कैसे वहां पहुंच गए? ये क्या जहन में क्या जहर घुला हुआ है?
नहीं, मैं आपको बहुत ही क्लियर आपके चैनल के हवाले से बात कर दूं, ये पॉलिटिकल नकाब पोश लोग हैं, ये मुसलमान नकाब बच्चे नहीं हैं। इन्हें ये ना कहा जाए मुसलमान नकाब बच्चे हैं, नकाब पहनने वाले। ये पॉलिटिकल वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरुओं के फायदे के लिए ये सारी हरकतें की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इस पर खास तवज्जो देगी और साथ ही साथ मैं कहता हूं कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए और इसमें कोई भी अड़चन पैदा करता है तो उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो बच्चे हैं हमारे जिनका मुस्तकबिल छीना जा रहा है। वो बच्चे जो 2500 से ज्यादा बच्चों पर वहां पर अभी केस दर्ज हो गए, शायद कुछ इन्वॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे, उनकी जिंदगियां खराब हो जाएंगी, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए बड़ा फिक्रमंद हूं और दुआ करता हूं कि ऐसी कोई हरकत पूरे देश में कहीं ना हो। लेकिन जो कुछ भी वहां पर हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे सबको मिलकर वहां के अमन अमान को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। गूंज में आपकी बात कहां मान पाएगा? हमारे साथ नाजिया इलाही भी जुड़ी हुई हैं। मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं उनकी बात तो लोगों को सुननी चाहिए। वो बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं कि वो जो भी बच्चे हैं जो पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, जो वहाँ इस तरह की पत्थरबाजी करते हैं, और यहाँ कम से कम उनको इस बात का श्रेय देना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई गलत कर रहा है तो। और निश्चित तौर पर जो अदालत का आदेश होगा इस देश में लोकतंत्र के दायरे में मानना तो वही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल वही मानना पड़ेगा। आप इधर से उधर थोड़ी कर सकते हैं। ये आपकी बपौती नहीं है, ये आपके पापा की मिल्कियत नहीं है। अगर कोर्ट ने डिसाइड किया एएसआई के संरक्षण में है वो पूरा का पूरा इलाका, और यहाँ पर तो वो वर्शिप एक्ट भी लागू नहीं होता है। नाजिया इलाही, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी आपने अनुराग को भी सुन लिया, आपने मुफ्ती साहब को भी सुन लिया और बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन लिया। नमस्कार, वंदे मातरम। रूबिका मैम, पहली बार आपके साथ बैठी हूँ और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। आपको भी। बहुत शर्म से नजर झुक रही है कि मस्जिद अल्लाह का घर बचपन से बताया जाता है हम लोगों को, और आज मस्जिद अल्लाह के घर को बचाने के लिए लोग पत्थर, चप्पल, मुक्का, लात और चापड़, छुरी लेकर के रोड पर उतरे हैं, वो भी हमारे मुसलमान भाई। विष्णु शंकर जैन जी पर एक आरोप लगा कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो ये जो दंगई थे, ये जो पत्थर वाले हिजाब पोश थे, ये भी तो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा क्या पत्थर मारते वक्त लगाया जाता है? अल्लाहू अकबर हम जब हाथ उठाते हैं नमाज पर और तहलीमा बांधते हैं तब अल्लाहू अकबर कहते हैं। ये पत्थर मारने के वक्त में अल्लाहू अकबर कब से बोला गया? मुफ्ती साहब की बात मुझे बहुत पसंद आई और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मुफ्ती है भारत देश में जो अच्छी बातें करता है। लेकिन मुफ्ती साहब, जब वोट के लिए फतवा जारी हो सकता है और बहुत सारी चीजों के लिए फतवा जारी हो सकता है, तो ऐसे मुसलमान दंगइयों के लिए आप लोग फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं कि कोर्ट के आदेश के विपरीत जाने के लिए अगर कोई भी मुसलमान हाथ में पत्थर लेता है तो उसको इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा? नाजिया, बहुत बढ़िया पॉइंट है। पक्ष विपक्ष, मुफ्ती साहब जवाब। नहीं, रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, असल मसला यह है कि किसी भी गलत चीज़ों की निशानदेही देखने के बाद इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता। इस्लाम बहुत ओपन है और इस्लाम ने बाज़ाब्ता तौर पे अपने कुरान में, अहादीस में, बुजुर्गों के अक़वाल ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी गलत एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। बुराई बुराई है, हक हक है और हमेशा हक हक रहेगा, और बुराई करने वाले लोगों को दुनिया में उसको अजाब भी झेलना पड़ेगा और उसके लिए अजाब कुरान ने बयान फरमाया है। और सिर्फ मुफ्ती साहब के बयान करने से नहीं होगा, बल्कि उन बुराई करने वालों के अल्लाह ने अजाब मुतय्यन कर रखा है और कानूनी कार्रवाई भी उसके ऊपर में है। मैं तो खुलेआम आपके चैनल पर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने पॉलिटिकल नकाब लगा करके इस तरीके के पत्थरबाजी की है, ऐसे पत्थरबाजों पर कार्रवाई की मांग करना चाहिए। दो ही लोग हैं हमारे साथ पॉलिटिकल, वो इस बात का जवाब देंगे। पर पहले ये बताइए ना, मैंने बहुत से ऐसे जो फतवे हैं वो देखे हैं जिसमें उनको धर्म से बाहर कर दिया जाता है, मजहब से बाहर कर दिया जाता है, तो ये क्यों नहीं किया जाता? मैं ये खबर कब सुनाऊंगी? मेरे दिल को ये सुकून कब पहुंचेगा कि बड़ी खबर आ रही है? ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने इन सारे दंगाइयों के खिलाफ फतवा जारी किया और इनको कौम से बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं ये बड़ी खबर कब बता पाऊंगी? बताइए, कब मेरे दिल को, नाजिया के दिल को, आपके दिल को सुकून मिलेगा? कब इनके खिलाफ फतवा जारी होगा? देखिए, हमारे दिलों को सुकून सिर्फ और सिर्फ अमन अमान से मिलेगा। हमारे दिलों को सुकून इस बात से मिलेगा कि मुल्क का अमन अमान बरकरार रहे और दंगाइयों पर कार्रवाई हो। वो कौन पत्थरबाज हैं जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की हैं? अगर मुसलमान हैं तो वो अजाब के मुस्तहिक हैं जो कुरान ने कह दिया है। गलत करने वाले अजाब के मुस्तहिक हैं जो अहादीस में हैं।
तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई की मांग में करता हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, मस्जिदों को बदनाम किया, उनकी किताबों को बदनाम किया। ऐसे बदनाम करने वालों पर कार्रवाई की मांग मैं करता हूं और कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। और शरअ ने कुरान और हदीस में ऐसे लोगों को बुरा ठिकाना बता दिया। हो जाएगी मुफ्ती साहब, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, वो नाजिया कर लेंगी कानूनी कार्रवाई, वो जाकर एफआईआर दर्ज करवा देंगी, ठीक है, वो हो जाएगी। जो आपके हक में है, जो आप कर सकते हैं, वो कब होगा? नाजिया ने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है, वो कुछ और कहना चाहती है, फिर मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। नाजिया, देखिए रुबिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर बार, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो गुजारा भत्ता हो, चाहे वो यूसीसी हो, सब में आप देखिएगा कि ये सारे मुफ्ती, मौलाना, प्रीचर, कारी, आलिम दीन सब कह देते हैं कि हम शरिया से चलेंगे, हम कानून नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान बलात्कारी होता है, ये कहते हैं कानून समझेगा। जैसे ही मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर जाली नोट छपता है, ये कह देते हैं कि कानून समझेगा। जैसे ही आतंकी और दंगई करता है मुसलमान, ये कह देते हैं कानून समझेगा। लेकिन हमारे भारत के मुफ्ती, मौलाना, प्रीचर, क्लेरिक, आलिम दीन, खारी, सब पर एक जिम्मेदारी है कि जब आप वोट मांगने के लिए और मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए, वोट के लिए एक खास पार्टी को वोट करवाने के लिए फतवा जारी कर सकते हैं, तो मुसलमान युवा जो बहक गए हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जिनका मुस्तकबिल खत्म होने वाला है, उनको संभालने के लिए भी तो फतवा जारी कीजिए ना। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सतीश के सिंह हमारे साथ है। मुफ्ती साहब, मैं मौका दूंगी आपको। सतीश के सिंह साहब, ये मसला जो इस वक्त राजनीतिक मोड़ पर ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से खड़ा हुआ है, मस्जिद और मंदिर, इसकी बाद में बहस हो सकती है सर, लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर इस भीड़ में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पत्थर हाथ में लिए हुए, नारे बुलंद कर रहे हैं, वो AIMIM के साहिब को बड़ा दुख हो रहा है कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और यहाँ नारा तकबीर लगाकर जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। रुबिका जी, शर्त ये है कि आप मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में मत काटिए। आप देखिए, न्यायालय में हम लोग जन्म से लेकर, मैं तो कम से कम या कोई को भी मरते दम तक न्यायालय में आस्था होनी चाहिए। न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन जो आस्था, जो कहते थे कि धर्म के मामले में, आस्था के मामले में न्यायालय का क्या काम है, ये 2005 तक बोला जाता था भाजपा और हिंदू संगठनों द्वारा। हाल के दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया तो सुप्रीम कोठा नाम करके ट्रेंड चलाया गया। मैं कहता हूं कि हो सकता है वहां नाजायज हो, वहां भी जो है वो पुराना उसको जबरन किया गया होगा, मैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि अदालत की चीजों को लागू करने के लिए भी एक माहौल की आवश्यकता होती है। आप ये बोल रही हैं अल्लाह अकबर, फलां ठिकाना, क्या क्या बोल रही हैं, क्या बटोगे कटोगे भी रुकेगा क्या? आप माहौल बनाओ, इंटरफेथ डायलॉग करो, ये डायलॉग करो ना आपस में, उसके बाद सारी जगहों का ये सुलझ जाएगा मामला। हाल के दिनों में RSS के प्रमुख को मैंने सुना था बोलते हुए कि हर जगह फव्वारा ढूंढना नहीं चाहिए। तो बात यह है कि माहौल हर जगह शिवलिंग ढूंढना, हर जगह माहौल जो है 80-20 का है, तो उसमें न्यायपूर्ण चीजें भी जब होने की होती है तो दिक्कत आती है। माहौल उस ढंग का नहीं है, हिस्टोरिक कोई रॉन्ग है, उसको ठीक करना चाहिए, अदालत की बात मानी जानी चाहिए। और मेरा तो एक और सुझाव है अदालत के मामले, कि जितने ये धर्म वाले मामले हैं, सांप्रदायिक मामले हैं, इसको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही ले आया जाना चाहिए, कहीं कोई रखना ही नहीं चाहिए। सीधे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसका एक कोई प्रावधान हो कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की कोई एक खंडपीठ इन चीजों को देखे। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई भी स्थिति में, चाहे वो जोर जबरन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं कह रहा, देखिए ये जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दंगाइयों ने किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सब कुछ मैं मानता हूं, 4 लोगों की मृत्यु हुई है। सर, आप सुनिए सर, आपका मान था, आपका सम्मान था और वो रहेगा। आपने कहा मुझे वक्त दे देना, रुबिका बीच में टोकना मत, नहीं होगा, वरना बहुत सारी जगह थी जहां मैं आपको टोक सकती थी। बहुत जरूरी है समाज के लिए, सतीश जी, समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नमस्ते तभी हो सकता है जब दोनों हाथ एक साथ आए।
एक हाथ में पत्थर होगा अरे तो कुछ तो कैसे नमस्ते हो पाएगा, मुझे ये बताइए, या ये हाथ कैसे मिल पाएंगे, मुझे ये बताइए। और जब भड़काया जाता रहेगा, अरे मुझे ये बताइए, एएसआई के संरक्षण में एक मस्जिद है या मंदिर है, जो भी, वो तो कौन डिसाइड करेगा? वो जरूरी है ना सुनिए ना, मेरी बात नहीं सुन रहे आप, अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप बीच में मुझे टोक रहे हैं। सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। हाँ नहीं, अब आप बोलते रहे, मैं सुन रही थी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर सर्वे होगा, तो वहां पत्थर ले जाकर पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? बोलिए उनके बारे में 4 लाइन। मैं कह तो रहा हूं कि जिसने भी पत्थरबाजी की है, जो भी नकाबपोश है, किसने, हम क्या पता है, मैं कैसे बोल दूं? मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने किया है, मैं कैसे कह सकता हूँ? सुनिए, मैं जिसने भी करवाया है, जिसने किया है, पढ़ी लिखी मुसलमान हूँ। अगर आप भड़काने की भी कोशिश करेंगे मुझे, तो मैं वो नहीं हूँ जो भड़क जाऊंगी, हाथ में पत्थर ले लूंगी और मारना कूटना शुरू कर दूंगी। अरे भाई, आप कहाँ के लिए आपने कहा कि आप पत्थरबाजी करने गई थी कि नहीं, तो मैं बस बता रही हूँ आपको। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड, और उसके बाद अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 सेकंड भी नहीं, सिर्फ 3-4 लाइन। ओके, मैंने तो बड़ा प्रयास किया कि सतीश जी कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या कह दिया, हम तो नहीं सुनते हैं। इस तरह की शब्दावली क्यों सतीश जी ने इस्तेमाल की? और आज की घटना पर बात हो रही है ना, पता नहीं क्या क्या बताया आपने, मैं समझ नहीं पाया। 1 लाइन की बात है, वहां की अदालत का निर्णय है, कोर्ट रिसीवर के साथ गए थे, मस्जिद कमेटी का चेयरमैन था, इसके बाद पत्थरबाजी क्यों? जिसने पत्थरबाजी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 1 लाइन की बात बोलने में आपने जो कुछ कहा, मैं सचमुच नहीं समझ पाया सर कि आप मतलब क्या कहना चाह रहे, किसको कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे? कहना चाह रहा हूं कि हर्षवर्धन जी, आपके जैसे लोगों के बयानों से, आप लोगों के एजेंडा से बचना चाहिए। मैं सिर्फ 1 लाइन कह रहा हूं, उसके बाद कमाल हो गया सर, सुप्रीम कोर्ट को आपने पता नहीं क्या बोल दिया। मैंने तो जो बात कही वो सीधी सीधी बात की, मुझे तो मुफ्ती जी भी आज समझदारी की बात करते हैं। नहीं, ये आपका गलत चश्मा था सतीश जी, कि आप बोल रहे हैं इनका एजेंडा है। जिनका सच में एजेंडा है, जिस दिन उनके बारे में आपने खुलकर बोल दिया, आप तो वैसे भी डरते नहीं है, तब जाकर समझ में आएगा। क्योंकि ये सिर्फ उकसाने वाली राजनीति जब तक चलेगी, देश का माहौल ऐसे ही दिखता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।